कहानी की शुरुआत में हम समुद्र में बहुत सारे क्रिएचर्स को देखते हैं जो किनारे पर आने लगते हैं। उन क्रिएचर्स में से छोटे छोटे पैरासाइट निकलने लग जाते हैं जो अब सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे वो अब पूरी सिटी में फैल रहे थे। फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है। तभी एक पैरासाइट उसके रूम में आ जाता है। पैरासाइट रेंगते हुए उस आदमी के कान में घुस जाता है। वो आदमी तड़पने लगता है, लेकिन फिर कुछ ही पलों में वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें शिनची नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। तभी एक पैरासाइट उसके रूम में आ जाता है जो शिनची की तरफ बढ़ने लगता है और उसके कान के पास जाकर उसमें घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वो शिनची के कान में नहीं घुस पाता। फिर वो पैरासाइट उसके नाक के पास आता है और नाक में घुसने की कोशिश करने लगता है। इस बात का पता शिनची को चल जाता है। वो उस पैरासाइट को पकड़कर दीवार पर फेंक देता है और उस पैरासाइट को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मार नहीं पाता और वो पैरासाइट उसके राइट हैंड पर हमला करके उसके अंदर घुस जाता है। शिनची ये देखकर काफी डर जाता है। वो जल्दी से अपने हाथ को केबल से बांध लेता है, जिससे वो पैरासाइट उसके हाथ से आगे नहीं बढ़ पाता। तभी उसकी मॉम वहाँ जाती है। वो उन्हें बताता है कि मेरे हाथ में सांप घुस गया है। वो जब उस केबल को हटाकर चेक करती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। उसकी मॉम को लगता है कि जरूर उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। शिनची भी काफी परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। हाथ में उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होता। अगली सुबह जब शिनची नाश्ता करने आता है तो उसे अपने राइट हैंड में अजीब सा लगने लग जाता है, जैसे उसका हाथ खुद ब खुद मूवमेंट करने लगा हो। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में कल रात को पैरासाइट घुस गया था। उसके दिमाग पर अब पैरासाइट ने काबू कर लिया होता है, जिससे उसका खुद पर काबू नहीं होता। वो अपनी वाइफ के पास आता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक तरीके से खुल जाता है, यानी कि अब वो पूरी तरह से पैरासाइट बन गया है। उसकी वाइफ को समझ पाती इससे पहले ही वो अपने खौफनाक मुंह से उसका पूरा शरीर खा जाता है। वहीं फिर हमें शिनची को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड सातोमी के साथ स्कूल जा रहा होता है। तभी वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगता है। उसका हाथ कंट्रोल से बाहर हो रहा होता है, जिससे उसकी फ्रेंड उसके पास से चली जाती है। आज पूरे दिन शिनची को स्कूल में अपने हाथ में बहुत ही अजीब लगता है, जैसे उसमें बहुत पावर आ गई हो और उसका हाथ स्ट्रेच हो रहा होता है। वो किसी भी चीज को पकड़ पा रहा था। वो जब घर वापस आता है तो वो इस बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है। उसके हाथ से एक हाथ बाहर आती है। वो कुछ समझ नहीं पाता। वो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। वो जैसे ही अपने हाथ को काटने लगता है तभी उसका हाथ मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। शिनची उसे देखकर काफी डर गया होता है। वो क्रिएचर उसकी बातें दोहरा रहा होता है क्योंकि उसे अब इंसानों की भाषा नहीं आती और शिनची को उसे अपनी भाषा सिखाने को कहता है। अगले दिन जब शिनची सोकर उठता है तो क्रिएचर बुक्स और लैपटॉप की मदद से इंसानों की भाषा सीखने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं वो आदमी जिसमें पैरासाइट घुस गया था वो भी टीवी की मदद से इंसानों की भाषा सीखने लग गया था और उसने अपनी वाइफ को पूरा खा लिया होता है। पर शिनची की बॉडी पर वो क्रिएचर काबू नहीं कर पाया था, क्योंकि जब रात को क्रिएचर ने उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो शिनची ने उसे आगे जाने से रोक लिया था। इसीलिए अब ये सिर्फ शिनची के राइट हैंड को ही कंट्रोल कर सकता था। अब वो क्रिएचर शिनची के साथ रहने से उससे बातें करने लगता है और वो क्रिएचर शिनची को बताता है कि मेरा नाम मिगी है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम भी मुझे कभी भी मत काटना, क्योंकि अगर तुमने मुझे अलग कर दिया तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। मिगी स्कूल में बुक से पढ़ा करता था, जिससे वो इंसानों के बारे में और ज्यादा जानने लगता है। साथ ही स्टूडेंट को फाइटिंग करते हुए भी देख रहा होता है, जिससे वो उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख रहा होता है। जब आर्ट क्लास स्टार्ट होता है तो शिनची पेंटिंग बना रहा होता है। सातोमी उसके पास आती है और कहती है कि अगर तुमने दोबारा उस दिन जैसी हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शिनची और मिगी अब साथ में काफी वक्त गुजारने लगे थे, जिससे अब उनमें काफी अच्छी दोस्ती होने लग गई थी। शिनची जब नहा रहा होता है तो मिगी उसकी पूरी बॉडी को चेक करता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि शहर में बहुत सारे पैरासाइट घूम रहे होते हैं और वो लोगों को मारकर उनका मांस खा रहे होते हैं। हर कोई काफी डर गया था, पर किसी को पता नहीं होता क्या कि लोगों को कौन मार रहा है। अगले दिन जब शिनची बस से कहीं जा रहा होता है तभी मिगी को वहाँ पास में किसी दूसरे पैरासाइट के होने का एहसास होता है और वो शिनची को जबरदस्ती बस से उतारकर दूसरे पैरासाइट की तरफ लेकर जाने लगता है। वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक पैरासाइट इंसान को खा रहा होता है। उस पैरासाइट को भी पास में ही किसी पैरासाइट के होने का एहसास होता है। वो जब शिनची को देखता है तो उसे लगता है कि ये भी एक पैरासाइट है और वो उसे भी इंसानों का मांस खाने के लिए देता है, लेकिन शिनची उसे नहीं खाता, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है, यानी कि वो पूरे तरीके से पैरासाइट नहीं बना। मिगी को इस बात का एहसास हो जाता है और वो शिनची को भागने की बोलता है। वो भागने की कोशिश करता है पर दरवाजा ओपन नहीं होता। वो पैरासाइट शिनची के पास आता है और अपना एक हाथ काटकर मिगी से बोलता है कि तुम इसकी बॉडी को छोड़ दो और मेरे साथ जुड़ जाओ। पर मिगी अब शिनची का अच्छा दोस्त बन गया होता है। वो उसके हाथ में जाने के लिए ना बोल देता है, जिससे अब उस पैरासाइट से लड़ने लग जाता है। मिगी ने स्कूल में अटैक स्किल को अच्छे से सीख ली थी, जिससे वो उस पैरासाइट के हेड को बॉडी से अलग करके मार डालता है, जिससे शिनची की जान बच जाती है। तभी वहाँ उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे शिनची पीछे के रास्ते से निकल जाता है। शिनची मिगी को कहता है कि तुमने अपने एक साथी को मार दिया, तो वो कहता है कि अगर वो तुम्हें मार देता तो मैं भी मर जाता और अब हम दोस्त हैं। शिनची अपनी माँ को मिगी के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर में लोगों के मरने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है,
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें मारने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि पैरासाइट किसी को भी मारने के बाद अपना रूप बदल लेते थे। शिनिची भी मिगी के साथ ये न्यूज देख रहा होता है। वो काफी परेशान होता है। वो मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाओ। मिगी उसे कहता है कि जिस तरह तुम इंसान जानवरों को खाते हो उसी तरह हम पैरासाइट इंसान को खाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं तुम्हारी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी बॉडी से ही पोषक तत्व मिलते हैं जिससे मुझे इंसानों को मारकर खाने की जरूरत नहीं होगी। पर अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। वहीं फिर हमें उस रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि लोगों को इतनी बुरी तरीके से कौन मार रहा होगा। अगले दिन जब शिनिची स्कूल में होता है तो मिगी उसे बताता है कि हमारे आसपास एक पैरासाइट है और वो पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उनकी नई टीचर होती है जिसका नाम रयोको होता है। और जब वो शिनिची को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि शिनिची एक पैरासाइट है। और जब वो क्लास खत्म होने के बाद शिनिची से मिलती है तो शिनिची उससे काफी डर रहा होता है। वो शिनिची को कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो शिनिची उनसे पूछता है कि तुम यहाँ स्कूल में किस इरादे से आई हो। वो कहती है कि मैं बस इंसानों की तरह जीना चाहती हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में बनी रहे। और फिर वो शिनिची को एक जगह लेकर जाती है जहाँ वो उसे दो और पैरासाइट से मिलवाती है, जिनमें से एक स्टूडेंट होता है और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो कहती है कि पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है। वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, इसीलिए हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं और हम किसी को भी सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन हम छुपकर इंसानों का मांस खाना चाहते हैं। तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन मिकी इस बात को एग्री नहीं करता। फिर जब शिनिची अपने घर लौट रहा होता है तो पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है। मिकी शिनिची को बताता है कि मैं इसे लड़ाई तो कर लूंगा लेकिन इसे तुम्हें मारना होगा। और फिर मिकी और उस ऑफिसर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन शिनिची उस ऑफिसर को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसे मजबूर होकर उसे मारना पड़ता है। इससे वो काफी ज्यादा डर जाता है कि उसने एक इंसान को मार डाला। मिकी उसे समझाता है कि तुमने किसी इंसान को नहीं मारा क्योंकि वो एक पैरासाइट था जो हमें मारना चाहता था। वहीं फिर हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उस पैरासाइट को लगता है कि वो अब इस बॉडी में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहीं फिर हमें शिनिची की मॉम को दिखाया जाता है जो उसी रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उसे वहाँ उसी पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है और जब वो उसे देखने के लिए उसके पास जाती है तो पैरासाइट उसकी बॉडी से निकलकर शिनिची की मॉम के अंदर चला जाता है। वहीं जब शिनिची अपने रूम में सो रहा होता है तो मिकी को एहसास होता है कि कोई पैरासाइट उनके घर की तरफ बढ़ रहा है। वो शिनिची को इस बारे में बताता है और जब वो चेक करने के लिए नीचे जाते हैं तो वहाँ शिनिची की मॉम होती है और शिनिची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। तो मिकी शिनिची को कहता है कि ये वही ऑफिसर वाला पैरासाइट है जिसने अब तुम्हारी मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन शिनिची कहता है कि ये सच नहीं है। तो मिकी उसे कहता है कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये तुम्हें मार देगा। शिनिची उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को मार डाला तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब उसकी माँ को कोई चोट पहुंचे। लेकिन देखते देखते उसकी माँ का सर बाकी पैरासाइट की तरह खुलने लग जाता है और वो शिनिची पर अटैक करके उसके दिल में छेद कर देती है। और फिर वो ऑफिसर मिकी से कहता है कि तुमने इसका साथ दिया इसीलिए तुम्हें भी मरना होगा। और फिर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। शिनिची का बहुत खून बह रहा होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिनिची अभी भी जिंदा होता है और वो वापस खड़ा हो जाता है। तो मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे घाव को सही करने के लिए उसे अपने सिर से कवर कर दिया और फिर मैं वापस से तुम्हारे हाथ में आ गया और अब तुम पूरी तरीके से सही हो चुके हो। लेकिन शिनिची अब बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी और उसकी बॉडी पर उस ऑफिसर ने कब्जा कर लिया था। अगले दिन शिनिची उस टीचर रयोको से मिलने जाता है और उसे उस ऑफिसर के बारे में पूछता है क्योंकि अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। और टीचर रयोको उसे कुछ नहीं बताती तो शिनिची उसे एक चाकू से डराने लगता है। टीचर अपने पैरासाइट रूप को एक करके कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते और वहाँ से जाने लगती है। शिनिची उस पर चाकू फेंक कर वार करता है पर वो चाकू को पकड़कर पलटवार करती है और शिनिची को नहीं मारती और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जब शिनिची अपने स्कूल जाता है तो उसे वहाँ वही स्टूडेंट मिलता है जिसे टीचर रयोको ने उससे मिलवाया था और वो स्टूडेंट उसे कहता है कि मैंने भी इस स्कूल में एडमिशन ले लिया है और फिर वो उससे दोस्ती करने का नाटक करता है। लेकिन शिनिची को समझ आ जाता है कि इसके इरादे नेक नहीं है। शिनिची जब वापस घर आता है तो मिकी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें सही करने के लिए मेरे सेल से तुम्हारी बॉडी में डाले थे, इसी वजह से तुम्हें भी मेरी जैसी क्वालिटीज आ गई है और अब मुझे भी दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त में तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि उस वक्त मेरी हालत मरे हुए इंसान जैसी होगी, इसीलिए तुम्हें अकेले ही अपना ध्यान रखना होगा। वहीं जब अगले दिन शिनिची अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि रोड पर एक डॉग मरा हुआ है। तो उसकी फ्रेंड सातोमी को उसके लिए काफी दुख होता है। तो शिनिची उस डॉग को रोड से उठाकर ले आता है और उसे कचरे में डाल देता है क्योंकि उसमें इंसानों की तरह फीलिंग्स खत्म हो रही थी और वो भी धीरे धीरे पूरी तरीके से पैरासाइट बन रहा था। ये देखकर उसकी फ्रेंड को भी बहुत अजीब लगता है कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रही और वो पत्थर दिल हो रहा है। वो वहाँ से चली जाती है। वहीं क्लास में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि वो नया स्टूडेंट एक पैरासाइट है। तो वो लड़का सभी को मारने लगता है। ये देखकर सातोमी उसके ऊपर एसिड डाल देती है जिससे उसका मुंह जल जाता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सभी को मारने लग जाता है। वहीं शिनिची को इस बात का पता चल जाता है और वो भी उसी रूम की तरफ आ रहा होता है। सभी स्टूडेंट स्कूल से भाग रहे होते हैं और जब शिनिची क्लास में पहुंचता है तो वो काफी डर जाता है क्योंकि उस लड़के ने
सभी स्टूडेंट को मार दिया होता है। मिगी उसे शांत करता है। वहीं वो पैरासाइट लड़का सातोमी को भी मारने वाला होता है कि तभी शिनिची वहाँ पहुंच जाता है और अपनी दोस्त को बचा लेता है और उसे लड़ने लग जाता है। तभी वहाँ वो टीचर रेयोको आ जाती है और वो चाहती थी कि पैरासाइट का राज किसी को पता ना चले, इसीलिए वहाँ अपना बनाया हुआ बॉम्ब जला देती है। ये देख शिनिची अपनी दोस्त को लेकर नीचे कूद जाता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब पुलिस भी अपनी आर्मी लेकर वहाँ पहुंच चुकी थी। शिनिची अपनी दोस्त को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। वहीं जब ऑफिसर स्कूल के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पैरासाइट ब्लास्ट में भी बच गया था और वो उन सभी पुलिस ऑफिसर को मार देता है। वहीं मिगी शिनिची को बताता है कि वो लड़का अभी भी जिंदा है। तो शिनिची को एक आइडिया आता है और वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर एरो की मदद से उसे मार देता है और वहां से जाने लगता है। पर टीचर रेयोको वहां जाती है जो कहती है कि मैं थोड़े दिनों के लिए गायब होने वाली हूँ और वो उसे उस ऑफिसर का एड्रेस दे देती है जिसने उसकी माँ को मारा था और उनकी बॉडी में मौजूद था। और जब शिनिची उस जगह पर पहुंचता है तो उसे वो ऑफिसर दिखाई देता है जो उसकी माँ के अंदर था। लेकिन तभी मिगी के सोने का टाइम हो जाता है तो शिनिची काफी डर जाता है क्योंकि अब मिगी उसके साथ नहीं लड़ सकता था। मिगी उसे कहता है कि मैं इसके साथ लड़ाई में कुछ नहीं कर सकता, बस मैं तुम्हारे लिए स्वॉर्ड बन सकता हूँ। और अब मिगी सो जाता है और वो स्वॉर्ड में तब्दील हो जाता है। शिनिची उस पैरासाइट पर हमला करने लग जाता है जिससे उस ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि अब ये पूरी तरीके से पैरासाइट बन चुका है क्योंकि इंसान में इतनी फुर्ती नहीं होती और वो मेरे वार से नहीं बच सकता था। शिनिची और ऑफिसर में बहुत देर तक फाइट होती है और फाइनली शिनिची जैसे तैसे करके उस पैरासाइट की गर्दन काट देता है जिससे वो पैरासाइट वहीं पर मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनिची अपनी दोस्त सातोमी से हॉस्पिटल मिलने जाता है जहाँ वो डिसाइड करता है कि वो एक एक करके सभी पैरासाइट को ढूंढ ढूंढ कर मार देगा ताकि इंसानों को बचा सके। वहीं हमें एक जासूस को दिखाया जाता है जो छिपकर शिनिची और मिगी की फोटो ले रहा होता है। और यहीं पर इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है।